हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कल से हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं आपकी। कल जीके की क्लास दी थी, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। आज हम साइंस करेंगे। साइंस में हम आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से मिक्स 25 क्वेश्चन करवाएंगे इस वीडियो में। ये वीडियो एसएसआर एमआर दोनों के लिए है। एसएसआर में ये मान के चलो कि 60% आपके न्यूमेरिकल ही आते हैं। बस थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन आपके बनेंगे 30 से 40%, वही इन वीडियो से आपको हेल्प मिलेगा। बाकी अगर एसएसआर में आपको अच्छे नंबर लाने साइंस में, तो आपका न्यूमेरिकल जो सेक्शन है वो तैयार होना चाहिए। बाकी एमआर के लिए जो साइंस की मैं वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये बेस्ट वीडियोस हैं। आपको पूरे यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस नहीं मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आपके 25 क्वेश्चन हैं। टारगेट आपको 20 प्लस का है सही करने का। लैंग्वेज हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों रखा है। जो भी हम यूट्यूब पे वीडियोस करवाते हैं जब भी रेगुलर, तो उसका शाम को क्विज टेस्ट भी करवाते हैं जिसके आपको क्वेश्चन याद रहे। तो रात 9 बजे हम टेलीग्राम पे क्विज करेंगे आज ही। और कल जीके का हुआ था, आज इसका होगा आपका साइंस का। तो डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। अगर लिंक काम नहीं करता है तो आप टेलीग्राम पे सर्च करिएगा @AnkiSingh38। अपना टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे रात 9 बजे आपका क्विज़ होगा। और इसके अलावा हमारा नेवी मार्क का जो अंकित बैच है वो लॉन्च हो चुका है। अभी जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगा, सारी डिटेल आपको बता दूंगा। अगर आपको डिटेल नहीं जानना है, बैच ज्वाइन करना है, तो डिस्क्रिप्शन पे चेक करिए। सबसे ऊपर आपको ऐप की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करिए, बैच के अंदर जाइए। वहाँ पे सारी डिटेल खुद ही दी रखी है, तो वो चेक करिए, उसके बाद बैच ज्वाइन करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, जिसमें पूछा गया है संवेग की इकाई क्या है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मोमेंटम। ऑप्शन है आपके पास, राइट आंसर टिक करिए। ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा। संवेग की इकाई होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इंग्लिश में लिखा है kgms की पावर -1। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समझाता हूँ, समझिए। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। तो संवेग बराबर हो गया द्रव्यमान इंटू वेग। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक संरचित राशि है, अर्थात किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है। इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसी को इंग्लिश में लिखोगे तो केजी किलोग्राम, मीटर एम, और सेकेंड बटे में है तो ऊपर जाएगा तो एस की पावर, सेकेंड एस से डिनोट करते हैं, तो एस की पावर -1 हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे लिख दीजिए केजी मीटर पर सेकेंड। तो यही सेकेंड जब ऊपर जाएगा तो एस की पावर -1 हो जाएगा। तो यही आपका ऑप्शन में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है 5.5 किलोवाट बराबर कितना होता है। ऑप्शन जूल में दिया है, तो 5.5 किलोवाट आर को जूल में चेंज करना है। देखिए, 1 किलोवाट आर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। अब 1 वाट की वैल्यू आपको पता है, तो 5.5 या फिर 10, 50, 100 कितनी भी किलोवाट आर की वैल्यू पूछा जाए तो उसी का गुणा कर देंगे। तो 5.5 किलोवाट आर बराबर 5.5 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल हो जाएगा। अब 5.5 और 3.6 का गुणा करिए, 19.8 आएगा इंटू 10⁻⁶ जूल। तो 5.5 किलोवाट आर बराबर कितना हो जाएगा, 19.8 इंटू 10⁻⁶ जूल। ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है, तो यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए सॉल्यूशन जो मैंने आपको करवाया, 1 किलोवाट घंटा बराबर 5.5 किलोवाट घंटा बराबर 9.8 इंटू 10⁻⁶ जूल। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा यंत्र समुद्र के तल से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन सबमरीन्स टू सी ऑब्जेक्ट्स अबव द सी लेवल। ऑप्शन है, राइट आंसर टिक करिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। पेरिस्कोप का यूज़ किया जाता है, सी नंबर। समझिए, चारों ऑप्शन समझाता हूँ। पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। जो पायरोमीटर ऑप्शन में दिया है, तो पायरोमीटर का यूज़ होता है दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने के लिए। एपीडियोस्कोप जो होता है, चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। और एक ऑप्शन है ओडोमीटर, तो ओडोमीटर भी एग्जाम में पूछा जाता है। गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापने के काम में आता है ओडोमीटर। चारों याद रखिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच
कोड आपको बताना, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट 2 मीटर एंड डज 20 जूल्स ऑफ वर्क, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में पूछा जाए, एसएसआर में तो ये मान लो 60% न्यूमेरिकल ही आता है, लेकिन एमआर में तीन तीन न्यूमेरिकल आपको 3 से 4 फिजिक्स के देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले वैल्यू लिखिए 20 न्यूटन। तो ये वैल्यू किसकी है? एफ की है, बल की है। तो बल कितना दिया है? 20 न्यूटन। 2 मीटर विस्थापन मतलब स्मॉल डी की वैल्यू दी है 2 मीटर। 20 जूल यहाँ पे कार दिया गया है, तो डब्ल्यू बराबर हो गया 20 जूल। अब यहाँ से आपको बल और विस्थापन के बीच कोण मतलब थीटा की वैल्यू निकालनी है। जब आप वैल्यू रख देंगे, हो सकता है आपको क्वेश्चन ना समझ आए, लेकिन अगर वैल्यू लिख देंगे तो आपको कहीं ना कहीं हो सकता है फॉर्मूला याद आ जाए। तो कार का एक फार्मूला होता है डब्ल्यू बराबर एफ डी कॉस थीटा। डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी 20, एफ की वैल्यू दे रखी 20, डी की वैल्यू दे रखी 2 और कॉस थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए ये 20 से 20 कट जाएगा, इधर 1 बचेगा, उधर बचेगा 2 कॉस थीटा। ये 2 को इस साइड लेके आइए, तो ये हो जाएगा 1/2 कॉस थीटा। अब कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस 60 की वैल्यू होती है। तो कॉस 60 बराबर कॉस थीटा। कॉस से कॉस गया तो थीटा बराबर यहाँ पे आपकी जो वैल्यू निकल के आ गई वो 60 डिग्री निकल के आ गई, और यही आपसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बल और विस्थापन के बीच जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। ये देखिए सॉल्यूशन जो मैंने करा है वो दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लेना दोबारा अगर करना तो। 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है? किए गए कार्य की दर। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेट ऑफ वर्क डन। देखिए किए गए कार्य की दर, कार्य की दर मतलब कार्य बटे समय। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? ये शक्ति का फॉर्मूला होता है। शक्ति बराबर कार्य बटे समय मतलब P बराबर W/T। इससे न्यूमेरिकल भी आता है, तो ये एक तरीके से परिभाषा लिखी है शक्ति की, वही आपसे पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी भी कर्ता के द्वारा W कार्य को T समय में किया गया हो तो कर्ता की जो शक्ति होगी वो W/T होगी। अब यहाँ से आपके एग्जाम में W की वैल्यू दे रखी है, T की वैल्यू दे रखी है, हो सकता है आपसे यहाँ पे पावर की वैल्यू, शक्ति की वैल्यू पूछे, या फिर पावर दे रखा होगा, टाइम दे रखा होगा तो W पूछ लिया जाएगा। पावर और W दे रखा है तो टाइम पूछ लिया जाएगा। शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो वाट होता है। शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। शक्ति का मात्रक कार्य बटे समय, कार्य का मात्रक जूल होता है, समय का मात्रक सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड होता है जिसे वाट भी कहते हैं। शक्ति का एक और अन्य मात्रक होता है जिसे अश्व शक्ति कहते हैं। अब अश्व शक्ति और वाट में संबंध जो होता है वो होता है 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट या फिर 746 जूल पर सेकेंड, याद रखिए। 6th नंबर क्वेश्चन देखिए, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है। अब मूविंग ऑब्जेक्ट नेसेसरली गेन्स, क्या प्राप्त करती है? ऑप्शन देखिए और बताइए। कोई वस्तु है जो गतिशील है वो अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगी, काइनेटिक एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो उसके रेखीय अथवा कोणीय गति अथवा दोनों के कारण होती है। अब इससे एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। कोई पिंड दिया रहेगा, उसका द्रव्यमान और वेग आपको दिया रहेगा और उसकी गतिज ऊर्जा आपको बतानी होगी, तो 12mv² ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपको गतिज ऊर्जा की वैल्यू दे रखी है तो m और v में से एक वैल्यू दे रखी होगी और एक पूछेगा, तो भी आप यही फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। 7th नंबर क्वेश्चन देखें, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ़ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 200 न्यूटन, फाइंड इट्स मास। जी की वैल्यू है।
अब वस्तु का भार W बराबर 200 न्यूटन लिख लो। जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका आपको द्रव्यमान m पूछा गया है, तो W बराबर फॉर्मूला होता है mg। W की वैल्यू है 200, m आपको निकालना है और g की वैल्यू है 10। 10 से एक जीरो कटेगा तो m की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 20 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इसमें आपसे m पूछा गया है, m और g रहेगा तो w पूछा जाएगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन देख लीजिए जो मैंने आपको करवाया है, स्क्रीनशॉट ले लेना दोबारा करना तो। 8th नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर घोंसले में अंडे नहीं देता। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स यूजुअली डज नॉट ले एग इन इट्स नेक्स्ट। अपने घोंसले में अंडे नहीं देता। ऑप्शन है, पहले भी पढ़ चुके होंगे और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। कोयल अपने घोंसले में अंडे नहीं देती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। ये एक डेफिनीशन लिखी एक तरीके से। किसकी डेफिनीशन है आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल यूनिट्स चेंजेस और अटेम्प्ट्स टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। ऑप्शन है, बताइए। तो वो भौतिक जो राशि है वो है बल। ऑप्शन नंबर सी फोर्स इसका राइट आंसर होगा। बल है जो एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या फिर बदलने का प्रयास करती है। वह भौतिक इकाई जो एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है उसको बल कहते हैं। बल का जो एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट होता है, वो न्यूटन होता है। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, मिश्रण चैप्टर के क्वेश्चन है। मिश्रण प्रकृति में हो सकता है। मिक्सचर्स कैन बी इन नेचर। मिश्रण जो होता है, मिक्सर जो होता है, ये प्रकृति में समांगी विषमांगी हो सकता है, फिर दोनों हो सकता है या फिर शुद्ध पदार्थ हो सकता है। बताइए, मिश्रण जो है ये समांगी और विषमांगी दोनों हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देखिए, प्रकृति में मिश्रण समांगी और विषमांगी दोनों ही होता है। जैसे समांगी मिश्रण का उदाहरण देखिए, नमक और जल का मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण, ये समांगी मिश्रण का उदाहरण है। जो विषमांगी मिश्रण का उदाहरण देखिए, मिट्टी और रेत का जो मिश्रण है ये विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तेल और जल का जो मिश्रण है ये भी विषमांगी मिश्रण कहलाता है। 11th नंबर क्वेश्चन देखें, एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इनमें से क्या इज नॉट अ केमिकल चेंज। पढ़िए ऑप्शन बताइए, इनमें से कौन सा ऐसा है जो रासायनिक परिवर्तन नहीं, मतलब इसमें से जो 3 ऑप्शन है वो आपके रासायनिक परिवर्तन है, एक नहीं होगा। तो अगर ऑप्शन नंबर बी देख पा रहे हो कि एक आइस क्यूब का पिघलना, ये आपका एक रासायनिक परिवर्तन तो है नहीं। समझिए, पदार्थ के आकार, माप, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। अब वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, और ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। आइस क्यूब का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, शेष अन्य विकल्प रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। समझ गया। अगला क्वेश्चन देखें, 12th नंबर, अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया। हु कॉइंड द टर्म मॉलिक्यूल। बताइए। याद रखिएगा, जो अणु शब्द है इसको प्रतिपादित किया डेमोक्रिटस ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। किसी पदार्थ के वे सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं तथा जिनमें उस पदार्थ के सभी गुण उपस्थित होते हैं वे अणु कहलाते हैं, और अणु शब्द को डेमोक्रिटस ने प्रतिपादित किया था। 13th नंबर क्वेश्चन देखें, किसी भी पदार्थ के एक अणु में 6.03 इंटू 10⁻23 कण शामिल है। किसी पदार्थ के एक अणु में, मतलब ये आपकी अवोगाद्रो संख्या हो गई। यदि CO2 में 3.0115 इंटू 10⁻23 कण मौजूद है, ये n की वैल्यू हो गई कैपिटल N की,
क्योंकि ये कण की वैल्यू है। तो CO2 में अणु की संख्या मतलब स्मॉल n पूछा गया। इंग्लिश में पढ़ लीजिए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स 6.023 into 10 to power 23 particles. If there are 3.0115 into 10 to power 23 particles in CO2, then the number of molecules of CO2 is। समझिए, किसी भी पदार्थ के एक अणु में जो कण हैं वो आवोगाद्रो संख्या होती है, जिसे N0 से या N0 से डिनोट करते हैं। लिख लेंगे वैल्यू इंटू 10 to power 23। CO2 में इतने कण हैं, कण मतलब n की वैल्यू ये दे रखी है, कैपिटल N की वैल्यू 3.0115 इंटू 10 to power 23। CO2 में अणु की संख्या मतलब स्मॉल n की वैल्यू आपको निकालनी है। CO2 में अणु की संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n स्मॉल n बराबर कैपिटल N अपॉन N0 या फिर N0। जो n की वैल्यू होगी वो ऊपर आएगी 3.0115 इंटू 10 to power 23 अपॉन N0 की वैल्यू आएगी N0 की वैल्यू 6.023 इंटू 10 to power 23। 10 to power 23 से ये जाएगा 3.01 और 6.023, ये इसका 2 गुना लिखा है तो ये 2 बार जाएगा, ये आएगा। तो स्मॉल n की जो वैल्यू निकल के आई यहाँ से वो 1/2 निकल के आई। 2 से इसको डिवाइड कर दो तो 0.5 निकल के आएगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब इसमें से आपके पास स्मॉल n की वैल्यू, ये जो फॉर्मूला है इसमें 3 में से किन्हीं 2 की वैल्यू दे रखी होती है। जैसे इसमें कैपिटल N की वैल्यू और N0 या N0 की वैल्यू दे रखी, स्मॉल n पूछा गया है। अब इसमें से किन्हीं भी 2 की वैल्यू दे रखी हो सकती है, जैसे स्मॉल n की दे दे और इसके बाद N0 की दे दे, तो आपसे कैपिटल N पूछ लेगा। स्मॉल n और कैपिटल N की वैल्यू दे दे ऊपर वालों की और N0 पूछ लेगा। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके आप करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये सॉल्यूशन देख लीजिए जो मैंने आपको करवाया है। 14 नंबर क्वेश्चन, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर मतलब फाइल बनाने में आसानी होती है। पत्थर मतलब ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इट इज़ ईजी टू मेक दियर फॉइल्स। आघातवर्धनीयता, चालकता, तन्यता, प्रतिध्वन्यात्मकता। ऑप्शन देखिए, बताइए। धातुओं के किस गुण के कारण उसके पत्थर मतलब उसको पीट के उसका आकार बदलना, तो ये होता है गुण आघातवर्धनीयता के कारण। ऑप्शन नंबर ए, मेलिएबिलिटी के कारण। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघातवर्धता या फिर आघातवर्धनीयता भी कहते हैं। धातुओं के इसी गुण के कारण उनका आकार आसानी से बदला जा सकता है, जैसे चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा, पीतल, सोना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर सभी को पता होगा, फटाक से टिक कर दिया आपने कि ऑप्शन नंबर बी, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। देखिए, निगेटिव मार्किंग रहेगी स्टेज 1 में, तो जो ये आप टेस्ट लगा रहे हैं निगेटिव मार्किंग के साथ लगाइएगा। लास्ट में आप अपना स्कोर बताइएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन को जाता है। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान याद रखिएगा 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 किलोग्राम होता है, और इस पर इकाई ऋण आवेश 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम होता है। इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, वैल्यू याद रखिएगा। 16 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है। सकारात्मक मतलब धनात्मक आवेश होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैव पॉजिटिव चार्ज। धनात्मक आपने पढ़ा होगा, लेकिन अब एग्ज़ाम में ऐसे ही आता है, यही लैंग्वेज आती है, सकारात्मक आवेश। तो इनमें से प्रोटॉन में धनात्मक मतलब सकारात्मक आवेश होता है, सकारात्मक पॉजिटिव चार्ज होता है। बी नंबर राइट आंसर होगा। प्रोटॉन एक धनात्मक विद्युत आवेश युक्त मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ा ये न्यूक्लियन कहलाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि परमाणु नाभिक में नाभिकीय बल से आपस में बंधे होते हैं। खाली स्थान है कि रासायनिक विशेषताएं एक समान होती हैं
परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। किसकी? खालिस्तान हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। ऑप्शन है, बताइए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समस्थानिक की रासायनिक विशेषताएं एक समान होती हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। अब आपने ये पढ़ा होगा कि समस्थानिक उनको कहते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु जो द्रव्यमान है वो भिन्न होता है। देखिए, समझिए, जब एक ही तत्व के भिन्न परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, वे समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2, ट्राइटियम 1H3। प्रत्येक की परमाणु संख्या समान है 111, लेकिन द्रव्यमान संख्या देखिए तीनों का भिन्न है। इनकी परमाणु संख्या समान होने के कारण इनकी जो रासायनिक विशेषताएं हैं वो भी एक समान होगी। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि किसकी रासायनिक विशेषताएं एक समान होती हैं। तो जो समस्थानिक होते हैं जिनके परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, उनकी ही रासायनिक जो विशेषताएं हैं वो एक समान होती हैं। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखें, 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में क्षारीय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एल्कालाइन इन नेचर? ऑप्शन है, आसान है, इसमें से आपको बस ये पहचानना है कि क्षारीय कौन सा है। NaOH, NaOH ये आपका क्षारीय है। बाकी देखिए HCl, HNO3 और H2SO4 ये तीनों आपके अम्लीय हैं। NaOH प्रकृति में होना चाहिए, प्रकृति में एक क्षारीय पदार्थ है, और जबकि उपरोक्त सभी HCl, HNO3 और H2SO4 ये अम्ल है। 19 नंबर है, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द पीरियोडिक टेबल? बताइए, आसान क्वेश्चन है, ए नंबर राइट आंसर होगा। मेंडेलीव ने आवर्त सारणी का आविष्कार किया। मेंडेलीव ने आवर्त सारणी का आविष्कार सन 1869 ईस्वी में किया था। मेंडेलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। मेंडेलीव के समय ज्ञात तत्वों की जो संख्या थी वो 63 थी। इन्होंने आवर्त सारणी को 9 वर्ग और 7 आवर्त में बांटा था। क्वेश्चन नंबर 20 है, वनस्पति पदार्थों के खाद में अपघटन की अपक्रिया एक उदाहरण है। द रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट मटेरियल इनटू मैन्योर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वनस्पति पदार्थों के खाद में अपघटन की जो अपक्रिया उसको क्या कहते हैं? तो ये अपघटन की जो अपक्रिया है इसको ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वनस्पति पदार्थों के खाद में अपघटन की अपक्रिया ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। उदाहरण समझिए, जिस अपक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उन्हें ही ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का जो जलना होता है ये आपकी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्त पाई जाती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इज अ हार्ड सेल वॉल फाउंड? नीचे ऊतकों के नाम लिखे हैं, इनमें से एक ऐसा ऊतक है जिसकी जो कोशिका भित्त है वो कठोर होती है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एस्क्लेरेन काइमा ये जो ऊतक है इसकी कोशिका भित्त कठोर होती है। एस्क्लेरेन काइमा एक सरल स्थायी ऊतक है। इसकी कोशिकाएं बहुत लंबी, सकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। इसकी कोशिका भित्त कठोर और मोटी होती है। ये कोशिकाएं परिपक्व होने पर मृत हो जाती हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिल्क प्रोटीन? ऑप्शन है, बताइए। इसमें से केसीन जो है ये आपका मिल्क प्रोटीन है, दूध का प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 23 नंबर देखिए, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आँखें होती हैं?
हाउ मैनी पेयर्स ऑफ आइज डू स्पाइडर्स हैव? बताइए, मकड़ियों में, स्पाइडर्स में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं? 4 जोड़ी आंखें होती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। मकड़ियों में 4 जोड़ी आंखें पाई जाती हैं, परंतु इन्हें ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं देता। मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ की एक प्राणी है जिसका शरीर विरोवस और उदर में बटा हुआ है। विश्व में वर्तमान में लगभग 40,000 मकड़ियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस कीट के दांत होते हैं? विच ऑफ दीज इंसेक्ट्स हैव टीथ? बताइए ऑप्शन देख के। मधुमक्खियों में, मक्खियों में, तितलियों में दांत नहीं होते हैं। ततैया और भौरों में दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बायोलॉजी के क्वेश्चन है और बायोलॉजी नेवी मार्क के सिलेबस में एक भी चैप्टर नहीं है, फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 2 से 3। तो बायोलॉजी के जो चैप्टर से पूछे जा सकते हैं वही हम 10th वाले चैप्टर से क्वेश्चन करेंगे। बाकी आपके जो सिलेबस में है वो है आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो उसके भी क्वेश्चन हमने करे हैं 20 तक। 5 क्वेश्चन ये आपके बायोलॉजी के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज वार्म ब्लडेड? ऑप्शन है, बताइए। किसका खून गर्म होता है? कबूतर का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्यों कबूतर का रक्त गर्म होता है, समझिए। ठंडे खून वाले जीव वह होते हैं जो पर्यावरण में बदलाव के साथ साथ अपने शरीर का तापमान बदलने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए मछली, मेढक और कई अन्य रेप्टाइल। इस प्रकार के जीवों को ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए ये कम खाने पर भी अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अब गर्म खून वाले के बारे में पढ़िए। गर्म खून वाले जीव वे जीव होते हैं जो अपने शरीर का तापमान हर प्रकार के वातावरण में एक समान ही रखते हैं, हाँ, तथा उसे अस्थिर नहीं होने देते हैं। उदाहरण इंसान हो गया, भालू, शेर, कबूतर या फिर अन्य स्तनधारी जीव। इस प्रकार के जीवों में शरीर की गर्मी को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, जिसे प्राप्त करने के लिए अत्यधिक पोषक तत्वों को ग्रहण करना जरूरी होता है। तो ऑप्शन में कबूतर था, तो राइट आंसर वही था। ये थे आज की इस वीडियो के 25 क्वेश्चन जो हमने साइंस के करे। बेसिकली ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये केवल नेवी एमआर वालों के लिए बनाई है, मतलब इसमें जो 25 क्वेश्चन हमने डाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ नेवी एमआर के लिए हैं। लेकिन एसएसआर के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो। एसएसआर में जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएसआर में भी, लेकिन एमआर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं और मैं सिलेक्टेड वीडियोस ही दूंगा इस बार, क्योंकि हमने खुद अपना नेवी एमआर का बैच लॉन्च किया है। तो आप लोग बैच में जाइए, सारे चैप्टर तैयार करिए। नई बुक आपको प्रोवाइड कर दी है, अंकित बुक 2024 के लिए। वो बुक आप लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए, करंट अफेयर पढ़िए। जो वीडियोज़ मैं दे रहा हूँ ये सिलेक्टेड है, जैसे 50 से 60 या 70 क्वेश्चन में से ये 25 क्वेश्चन रिफाइंड क्वेश्चन है, सिलेक्टेड हैं कि ये इनके पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, मैं वही करवा रहा हूँ। हल्के हल्के जो क्वेश्चन है वो मैं नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके मुझे बताइए, और आपका 25 में से स्कोर क्या रहा वो कमेंट बॉक्स में बताइए, निगेटिव मार्किंग के साथ। मान लेते हैं आपके 8 क्वेश्चन गलत थे तो 0.25 निगेटिव मार्किंग के साथ आपके 2 नंबर कट जाएंगे। तो अपना स्कोर बताइए। उसके अलावा हमारा जो नेवी मार्क का अंकित बैच है सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। 999 में सोचा था लॉन्च करने को, लेकिन काफ़ी लोगों ने कहा कि थोड़ा कॉस्टली है और बाकी लोगों को भी बैच हमने खरीद लिया, इसलिए कम करिए। फिर 300 रुपये का ऑफ़ कर दिया है। आप बैच पे जाएंगे तो वहाँ पे एक कोड दिखेगा परचेज़ करने से पहले, अंकित 300, उस पर क्लिक करिएगा तो 300 का डिस्काउंट मिल जाएगा और 699 में आपको बैच मिल जाएगा। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, 9559251198 ये मेरा पर्सनल नंबर है, यही व्हाट्सएप नंबर है और यही पेमेंट नंबर है। इस पर गूगल पे, फ़ोन पे सब चलता है। तो डायरेक्टली आप 699 रुपये खुद ऑनलाइन पेमेंट यूज़ करते हैं तो उससे पेमेंट करिए। अगर किसी और से करवाना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पे 699 पेमेंट करवाइए और इसी नंबर पे व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पे आप स्क्रीनशॉट भेजिए। इसके बाद जो आपका नंबर होगा, जिस नंबर से आपने हमारी ऐप पे रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा, वो नंबर आप मुझे दीजिए। वो नंबर मैं आपको कोर्स में ऐड कर दूँगा। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे तो आपका जो बैच है वो परचेज़ दिखेगा, क्योंकि यहाँ से मैं अपने
अपनी अपने एंड से ऐड कर दूंगा। ये 2 तरीके हैं बैच में ज्वाइन करने के लिए। आप डायरेक्टली ऐप पे भी पेमेंट कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप मुझे पेमेंट करके भी ले सकते हो। तो ये नंबर दिया है, इस पर व्हाट्सअप कर लेना, कोई जानकारी चाहिए होगी तो भी पूछ लेना मुझसे बैच से रिलेटेड, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।